इधर से आ जाइए सर। सर इस साइड से खिला दीजिए थोड़ा सा। चलिए आइए भाई, हम भी केक खा लें। चलिए बेटा, हो गया। थैंक यू बेटा। देखिए, सोनिया जी देश के एक जमाने में नेतृत्व करता थी, जब यूपीए अध्यक्षा थी तो पूरे विश्व में एक सशक्त महिला, सबसे मजबूत महिला के रूप में उभरी थी और ये भारत के लिए गौरव का विषय था और खास करके हम लोगों के लिए भी बहुत गौरव का विषय था। आज सोनिया जी को सब सुनने के लिए तैयार रहता है। हाल में आप देखेंगे कि सदन में और इसमें जो उनकी जो वक्तव्य है वो हर लोगों ने सोशल मीडिया पर उसको शेयर किया, बात किया और हम लोग आज सोनिया जी को एक बड़े ही मार्गदर्शक और अभिभावक के रूप में देखते हैं। आज उनकी जन्मदिन है। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं उनकी बधाई देता हूं और मैं ऐसा महसूस करता हूं कि हमारी वो शान शौकत हैं, महिलाओं के नेतृत्व करता है, महिलाओं के आइकॉन हैं और उनके जैसे सशक्त महिला जो राजीव जी की जो है शहीदी उनके समय में हुआ, इंदिरा जी को देखा तो उतनी बड़ी परिवार के विरासत में सब कुछ देखा और सब कुछ झेला, उसके बाद भी देश के एक संस्कृति के रूप में उनको देखा जाता है। जिस तरह से देश के संस्कृति के तौर पर वो अपने आप को ढाल के रखा है, तो ये बड़ी बात है भारत के संस्कृति के लिए। इंडिगो क्राइसिस पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि सिस्टम को सही करना चाहिए, इम्प्रूव करना चाहिए, ना कि लोगों को हरास करना चाहिए। देखिए, सिस्टम के सही बात है कि सिस्टम को आप करना चाहते हैं, लेकिन सिस्टम को कैसे चलाना चाहते हैं ये दोनों में दो बात है। आप सिस्टम को यदि दुरुस्त करना है तो आप एक को एंट्री करोगे, एक को बाहर करोगे। ये सिस्टम दुरुस्त करने का मामला नहीं है। मामला है कि उस सिस्टम में उनके चहेते अडानी जी कैसे आवे। तो सिस्टम को दुरुस्त ऐसे करिएगा तो देश में क्राइसिस होगा। ये तो फौरी तौर पर है। और इंडिगो वाली जो समस्या है ये पूरी तौर पे ये आप यदि ट्रेनर को ला रहे हैं तो दूसरे तरफ अडानी जो ट्रेनिंग सेंटर खोल रहा है, तो ये सिस्टम को आप कैसे चाहते हैं? अडानी के माध्यम से सिस्टम को लाना चाहते हैं। बात तो यही है, ये साबित हो गया। अब आने वाला समय में देखिएगा कि राहुल गांधी जी जो भविष्यवाणी किए थे अपने एडिटोरियल में, वो बात सामने आ गई कि या तो मोनोपोली, देश में दो ये सिस्टम है, या तो मोनोपोली या फिर आप सत्ता का भी केंद्रीकरण। मतलब हर चीज में आप यदि कंपटीटर देंगे तो लोगों को लाभ होगा, लेकिन आप तो शुरू से आप इंडिगो को प्राथमिकता दे रहे हैं, आप नोटिस कब दे रहे हैं और एक बैक बंद कर रहे हैं, तो आपके पास कोई विकल्प नहीं है। सरकार का फेलियर है। वंदे मातरम को लेकर क्या कहेंगे? जिस तरीके से लोकसभा में चर्चा हुई, आज राज्यसभा में चर्चा हो रही है, प्रियंका गांधी ने खुद अपना संबोधन दिया था। देखिए, वंदे मातरम देश में ये एक बहुत बड़ी आज़ादी के बाद की ये चुनौतियों भरी चीज थी। आज मोदी जी वंदे मातरम की जो बात कर रहे हैं तो आरएसएस के हेडक्वार्टर में 40 साल 45 साल तक राष्ट्रीय झंडा नहीं लगा, लेकिन जो लोग वंदे मातरम की बातें कर रहे हैं तो क्या वो वंदे मातरम के बंगाल में चुनाव से भी जोड़ के देखिए। पहले से ये तो लोग कभी आज़ादी के लड़ाई में इनकी तो कोई भूमिका रही नहीं, तो आज़ादी की लड़ाई लड़ने में जो है वंदे मातरम की जो है एक एकजुटता के लिए, देश को एकत्रित करने के लिए, देश को संदेश देने के लिए, लोगों को स्वतंत्र सेनानियों को उत्साह भरने के लिए लाई गई थी। लेकिन उस समय आरएसएस क्या कर रहा था? इनके लोग क्या कर रहे थे? उसी समय जो है अंग्रेजों से मिलकर इनकी कई जगह राज्यों में सत्ता चल रही थी, उनसे घुसे हुए थे। तो आज ये चुनावी वर्ष में इस तरह का जो चर्चा ला करके लोकसभा के अंदर एक जो है
कलकत्ता में और बंगाल में चुनाव से इसको हम लोग जोड़ के देख रहे हैं। जिनको देश से लड़ाई में कोई योगदान नहीं है वो आज वंदे मातरम की बात कर रहे हैं। उसमें प्रियंका जी ने तो चर्चा किया कि आपने इसकी तो चर्चा की, लेकिन कांग्रेस के अधिवेशन में ये बातें चर्चा हुई, उसकी तो चर्चा आपने की नहीं। तो चर्चा तो वो भी करते। इसका मतलब प्रधानमंत्री को भी अधूरा ज्ञान है, केवल वोट के पॉलिसी के तहत इसको लाए हैं। देशभक्ति यहाँ से दिखती है और देशभक्ति बातों में नहीं दिखती है, देशभक्ति करने से दिखती है। इसलिए ये चुनावी स्टैंड है और जिनको आरएसएस से संबंध है वो वंदे मातरम की भाषा को नहीं समझ सकते, वंदे मातरम को अहमियत को नहीं समझ सकते। बिहार में चुनाव था, चुनाव में जो परिणाम है वो सबके सामने है। एसआईआर का मुद्दा रहा, वोट चोरी का मुद्दा रहा। अब बंगाल में भी चुनाव है, बंगाल में भी लगातार एसआईआर को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। ममता बनर्जी कह रही है कि यहाँ डिटेंशन कैंप नहीं लगेगा। कांग्रेस अलग बयान दे रही है, कांग्रेस की तरफ से ये बयान आ रहा है कि ममता बनर्जी वहाँ बाबरी मस्जिद बना रही है, दूसरी तरफ एसआईआर का ढोंग रच रही है, बयान दे रही है इस तरीके के कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए। 2 महीने में एसआईआर की प्रक्रिया पूरी करने की बात कही जा रही है। ममता बनर्जी उस पर भी अपोज करेंगे 2 साल की प्रक्रिया को 2 महीने में कैसे पूरा किया जाए। देखिए, ये प्रक्रिया जो है बिहार में भी एसआईआर को लेकर के कितना दिन के समय मिला था? मात्र 28 दिन का। डॉक्यूमेंट कितने मांगे गए थे? 12 डॉक्यूमेंट ऐसे मांगे गए थे जो लोगों के पास था ही नहीं। उसको लेकर के हम लोग वोटर अधिकार को लेकर के देखें कि पूरे बिहार में हम लोगों ने हमारे नेतृत्व में राहुल गांधी जी के नेतृत्व में सारी लड़ाइयाँ लड़ी। आप जो बातें कह रहे हैं ये तो प्रयोग इन्होंने जो है एनसीआर किया था, उसके तहत इन लोगों ने लाया है। और वोट के नागरिकता के लिए जिस तरह से आप डॉक्यूमेंटेशन करते हो, कम समय देते हो, तो ये अपने आप में बड़ा प्रश्न चिन्ह है। आप बिहार में आप एसआईआर लागू किया, उसका बेनिफिट तो भाजपा ले गई। तो ये जो स्टैंड इनका है इलेक्शन कमीशन का, उसी दिन हम लोग समझ गए थे। हमारे नेता राहुल गांधी ने जो है आपत्ति दर्ज किया था कि साहब जिस समय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का चयन की प्रक्रिया को एकदम कब्जे में किया गया, उसी दिन हो गया था कि अब इलेक्शन कमीशन जो है निष्पक्ष नहीं रहने वाला है। बिहार में आप देख लिए कि इलेक्शन के बीच में इनके लोग खुल्लम खुला पैसा बांट रहे थे, इनके लोगों को खाते में पैसा दे रहे थे, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने तो कुछ नहीं किया। तो जो एसआईआर कराने का अधिकार किसको मिला है? केंद्र सरकार ने इलेक्शन कमीशन को दिया है और इलेक्शन कमीशन उनके पॉकेट के लोग हैं। यहाँ तो हम लोग चुनाव लड़े, कोई उम्मीदवार से और कोई राष्ट्रीय, कोई हम लोग पॉलिटिकल पार्टी से थोड़े लड़े हैं, हम लोग इलेक्शन कमीशन के उम्मीदवार से लड़े हैं। तो वहाँ भी यही होने वाला है कि इलेक्शन कमीशन के उम्मीदवार वहाँ उतरेगा वेस्ट बंगाल में और उनके साथ लड़ना पड़ेगा, कोई भी पॉलिटिकल पार्टियाँ। इसलिए ये देश बांटने वाला, देश के